रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर जीतन राम मांझी के बयान से जुड़ी हुई है। जी हां, राज्यसभा चुनाव पर दिए बड़े बयान इस वक्त जीतन राम मांझी की तरफ से सामने है, जिसमें बीजेपी कुछ और सोचती है जबकि नीतीश कुमार कुछ और सोचते हैं। ये जीतन राम मांझी ने बयान दिया है। प्रत्याशी के मुद्दे पर हमेशा शंका होती है। आपस में बातचीत की सलाह जीतन राम मांझी की तरफ से इस वक्त एनडीए को दी गई है, जिसमें नीतीश कुमार की सोच कुछ और है जबकि बीजेपी कुछ और सोचती है। ये बड़ा बयान और इस बयान के मायने भी बड़े निकाले जा रहे हैं। आपस में बातचीत की सलाह, जिसे लेकर जीतन राम मांझी कई बार सवाल उठा चुके हैं और ऐसे में अब जीतन राम मांझी का ये बड़ा बयान, जिसमें बीजेपी की सोच और नीतीश की सोच दोनों अलग अलग नजर आती है। खुद जीतन राम मांझी को क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, जरा सुन लेते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि अभी तक के एक सीट के बारे में निर्णय नहीं हुआ है जदयू के तरफ से, तो कहीं न कहीं शंका होती है। लेकिन ये पार्टी के अंदरूनी मामला है, उसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं। रही बात एनडीए की बात होती, जिसकी चर्चा हम जब महागठबंधन में तब भी कहते थे कि कोई भी निर्णय हो तो सब लोग आपस में बैठ विचार करके निर्णय लें, और वही स्थिति आज एनडीए में है। एनडीए में कोई भी डिसीजन होता है तो अपने मन से लोग करते हैं। बोचहा में देखा कि कैंडिडेट यूनिलैटरली दिया गया, क्या हालत हो गया वहाँ। उसी प्रकार से अन्य निर्णय होते हैं तो अपने अपने लोग करते हैं। हम छोटी पार्टी हैं, हम उनको समर्थन दे रहे हैं, अलग बात है। लेकिन हमारी इच्छा रहती है कि साहब आपस में बातचीत हो, और बातचीत न होती है तो हम तो एज ए होल कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होना चाहिए हमारे एनडीए में, अभी तक उसकी कमी है। और उसका कमी का कारण यही है कि भाजपा कुछ सोचती है और नीतीश कुमार कुछ सोचते हैं। जीतन मांझी का औकात उन लोग समझते हैं कि कुछ है नहीं। तो आपने सुना जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि एनडीए में लोकतंत्र की कमी है। लोकतंत्र की कमी इसलिए भी क्योंकि आज ये सवाल उनकी तरफ से नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि बोचहा उपचुनाव में मिली हार और उस हार के पीछे भी ये सवाल बड़ी प्रमुखता से उठे थे कि एनडीए के अंदर बातचीत की, सामंजस्य की, एक साथ बैठने की, सर्वदलीय बैठक और बैठक में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कमी आज तक बनी हुई है। जैसे ही जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया, एनडीए के अंदर इस बयान के बाद आरजेडी की तरफ से कटाक्ष किया गया है। वहीं बीजेपी ने वक्त का इंतजार करने की सलाह दी है। आदरणीय मांझी जी लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एनडीए में घमासान है, इसी से आदरणीय मांझी जी परेशान हैं। इसका जवाब तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। जो बात मांझी जी कह रहे हैं अब बीजेपी और जेडीयू के नेता बताएं, लेकिन एनडीए के अंदर आग लगी है। आदरणीय मांझी जी की बात से ये पुष्टि होती है। राज्यसभा के लिए अधिसूचना 24 तारीख को जारी होगी और उसी दिन से नामांकन होगा। एनडीए में सब कुछ ठीक है, पूरे समन्वय के साथ एनडीए काम कर रही है, बेहतर तरीके से सरकार भी चल रही है। जहां तक राज्यसभा के उम्मीदवारों की बात है, अलग अलग घटक दल सब अपने प्रक्रियाओं को पूरा कर उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। अभी कोई विलंब नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे समय पर हर पार्टी अपने उम्मीदवारों को तय कर और घोषणा कर देंगे। तो बीजेपी ये कह रही है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसे किसी और चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। एनडीए के अंदर तालमेल है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कांग्रेस ने मांझी के बयान पर चुटकी ली और जेडीयू ने एकता का दावा कर दिया। जीतन राम मांझी बिहार में एनडीए के एक वरिष्ठ सहयोगी हैं और जीतन राम मांझी की ये बात एक बड़े राजनीतिक संकट की तरफ इशारा कर रही है। ये बात सत्य है कि इन राज्यसभा चुनावों में ही बिहार में एनडीए बिखराव की कगार पे है। भाजपा अपने अलग सुरताल पे है और जदयू सत्ता के लिए अपना अलग रास्ता चुन रही है। बिहार में एनडीए की सरकार है और बेहतर तरीके से चल रही है। आपसी तालमेल बेहतर है। बाकी मांझी जी एक बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं
वो क्या कह रहे हैं बेहतर वही बताएंगे। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, उचित समय पे उचित डिसीजन ले लिया जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। तो जेडीयू को अब तक इस वक्त जो डिसीजन राज्यसभा के कैंडिडेट के तौर पर नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ भी अलग और नया नहीं नजर आता है। जेडीयू का यह कहना है कि उचित वक्त का इंतजार किया जा रहा है, उचित वक्त जैसे आएगा कैंडिडेट के नाम भी सामने तय रूप में नजर आ जाएंगे। 27 मई को बिहार में सर्वदलीय बैठक होने वाली है। जातीय जनगणना को लेकर यह बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण है। जीतन राम मांझी ने इसकी जानकारी दी है। 27 मई वो तारीख जब बिहार में सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में जातीय जनगणना को लेकर निष्कर्ष तक पहुंचने की पूरी कवायद की जाएगी। मांझी ने यह जानकारी सामने रखी है। मांझी ने बीजेपी की मंशा पर हालांकि सवाल जरूर उठा दिए। बीजेपी नहीं चाहती जातीय जनगणना कराना, ये जीतन राम मांझी का बड़ा बयान इस वक्त आपके सामने है, जिसमें जीतन राम मांझी जो है वो कह रहे हैं कि 27 मई वो तारीख जरूर है जिसमें सर्वदलीय बैठक में कोई फैसला हो सकता है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना सामने हो। जैसे जातीय जनगणना का मामला है, हमको आज ही टेलीफोन पर बताया गया है कि संभवतः 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें हम भी शामिल होंगे। तो निश्चित ही उस दिन तय किया जाएगा कि जातीय जनगणना होगी, जो कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं। तो इसमें भाजपा किनको डराने के लिए किया है या किसी को प्रमोट करने के लिए किया है, ये स्पेकुलेशन है। और अब बात रेल चक्का जाम की। तो बड़ी खबर लखीसराय से, जहां पर लखीसराय में रेल चक्का जाम और आम जीवन हल्का साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि बढ़ैया में ट्रेनों के ठहराव का मामला अब तूल पकड़ता हुआ 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ट्रेनों का परिचालन ठप है, जिसमें हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर जाम से सबसे ज्यादा परेशानी है। देखिए, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ट्रेनों का ठहराव बना हुआ है। हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड जाम है। इससे अंदाजा लगाइए लोगों की परेशानी किस कदर बड़ी हो गई। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को रोका गया है। बढ़ैया स्टेशन पर ट्रेनों को रोक दिया गया है। अधिकारी आंदोलनकारियों से वार्ता जो हुई वो फेल हो गई है। कोशिश जरूर की जा रही थी इसे सामान्य कर लेने की, लेकिन अब तक ये वार्ता सफल नहीं हो पाई। अपनी मांगों पर आंदोलनकारी अब भी डटे हुए हैं। तो लखीसराय के बढ़ैया स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर दूसरे दिन, यानी कि कल से ये ठहराव को लेकर के आंदोलन की शुरुआत हुई और आज दूसरा दिन है जब रेल संघर्ष समिति की तरफ से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर काफी संख्या में आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल परिचालन को पूरी तरह से बाधित कर दिया है, ठप कर दिया है। लगभग 24 घंटे का वक्त हो चुका है। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को बढ़ैया स्टेशन पर रोक कर रखा गया है। वहीं आंदोलन को लेकर बढ़ैया स्टेशन पर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और पुलिस बल के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। दंडाधिकारी जो हैं उनकी भी तैनाती है ताकि स्थिति को सामान्य रखा जाए। रेल परिचालन बाधित रहने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फंसे यात्रियों को बसों के जरिए पटना भेजा गया है। वहीं रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। आप इन हेल्पलाइन नंबर को, जो कि हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश आउट हो रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं और इस नंबर के जरिए आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने। हम लोगों के उचित मांग है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं कि अपनी मांग मनवा के रहेंगे रेल प्रशासन से, चाहे इसके लिए हमको जितना लंबा समय लगे। तो लखीसराय के बढ़ैया में रेल चक्का जाम क्यों है, ये सबके जहन में सवाल उठ रहा होगा। आखिर प्रदर्शनकारी जो है वो चाहते क्या हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी। तो आपको बताते चलें, प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि यहाँ कुछ प्रमुख ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित कर दिया जाए। प्रदर्शनकारी जिन ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं, उन ट्रेनों की जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो ट्रेनें हैं। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, भागलपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस,
साथ ही साथ गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर जनसेवा, टाटा थावे एक्सप्रेस, ये वो तमाम ट्रेनें हैं जिनके ठहराव की मांग की जा रही है। टाटा कटिहार लिंक एक्सप्रेस, दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस, साथ ही साथ सियालदह बलिया एक्सप्रेस, 9 ऐसी ट्रेनें हैं जिनके ठहराव की मांग लगातार इन आंदोलनकारियों की तरफ से की जा रही है। और आपको ये जानकारी देते चलें कि ये दूसरी बार है, इससे पहले भी आंदोलनकारी इस रूट पर ट्रेनों के परिचालन को बाधित कर चुके हैं और आश्वासन इन्हें दिया गया था कि बहुत जल्द ट्रेनों का ठहराव यहां पर होगा, रेलवे अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। लेकिन जब इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो एक बार फिर से प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी जो हैं वो रेल को चक्के को रोकते हुए नजर आए। और अब 24 घंटे का वक्त हो चुका है जब इन आंदोलनकारियों की वजह से यहां पर रेल यातायात बाधित है, यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। और बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां पर ट्रक पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से आ रही है जहां पर 8 लोगों की मौत हुई है। त्रिपुरा से जम्मू जा रहा था ये ट्रक, जिस दौरान हादसे का शिकार हुआ। सीमा काली मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है। ट्रक पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। सभी जो हैं वो त्रिपुरा से जम्मू जा रहे थे। ट्रक इस दौरान हादसे का शिकार होता है और जिस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो देखिए पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां पर 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में इन 8 लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक हादसे का जब शिकार हुआ, इसमें मजदूर सवार थे। ये सभी के सभी राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ऐसे में इस हादसे के बाद से एक बार फिर से रफ्तार का कहर जो है वो साफ तौर पर नजर आया। ट्रक पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो जलालगढ़ पुलिस थाने की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इन मृतकों की पहचान की गई। ये सारे के सारे मृतक जो हैं वो राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ज्यादातर इन मृतकों में मजदूरों की संख्या। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर मृतकों की जिनकी पहचान की जा चुकी है, वहीं दूसरी तस्वीर उस घटना स्थल की जहां पर यह ट्रक हादसे का शिकार हुआ। हालांकि ट्रॉली के जरिए अब इस ट्रक को सड़क के किनारे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इन लोगों के परिजनों को इसकी जानकारी भी दी गई। ड्राइवर का जो है आंख लगने से जो है ना वो बैलेंस खो दिया, उसी में वो एक्सीडेंट किया। कहाँ से गाड़ी कहाँ जा रही थी? गाड़ी बता रहा था कि त्रिपुरा से चली है, इसके बाद ये जम्मू कश्मीर के लिए जा रही थी। कितने मजदूरों की मौत हुई है? 6 मजदूर, ये 8 मजदूर। कितने लोग थे उसमें? 14 ये लोग बता रहे थे, बाकी सब इंजोर्ड थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। स्थानीय स्थल जी। कहाँ के रहने वाले सब हैं? ये सब राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम अगरतला से आए थे, वहाँ से त्रिपुरा से, और जा रहे थे जम्मू। अच्छा। तो ये रास्ते में हादसा हुआ है। पाइप लदा हुआ था गाड़ी में। हुआ था। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं यूपी का रहने वाला। कितने लोग सवार थे उसमें ट्रक? उसमें ट्रक में टोटल 16 लोग सवार थे। तो कितने लोगों की मौत हुई है? 8 लोगों की मौत हुई है। स्पॉट डेथ। कैसे हुआ ये हादसा? अब पता नहीं, हम लोग तो सो रहे थे, वो ड्राइवर था वो पटरी पे लेके चला गया उसको, गाड़ी पलट गया। तो थोड़ी सी लापरवाही कैसे जान पर भारी पड़ जाती है, इस हादसे के बाद समझा जा सकता है। 16 मजदूर सवार थे ट्रक पर, जिसमें 8 मजदूरों की जान जा चुकी है। अगली खबर बाढ़ और सुखाड़ को लेकर, जिसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लगातार इसे लेकर तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर 23 और 25 मई ये वो 2 तारीख है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागों की प्रमंडलवार बैठक होगी। आज भी प्रमंडलवार ये बैठक 23 तारीख, जिसमें जल संसाधन, पथ परिवहन, ग्रामीण कार्य, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री और सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। बैठक में हर विधानसभा में बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों से जुड़ी हुई फीडबैक को लिया जाएगा। इससे पहले इस मसले पर सीएम नीतीश कुमार ने खुद 18 मई को उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों से उनके क्षेत्र में हुए कार्यों और तैयारियों की जानकारी देने के निर्देश दिए थे। इस बैठक को लेकर जल संसाधन विभाग ने आज और 25 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है और दोनों बैठकों में जल संसाधन मंत्री संजय झा और विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज कुशवाहा और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन और सीनियर अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। आज की बैठक में तिरहुत, पटना, मगध और मुंगेर प्रमंडल के फीडबैक को लिया जाएगा, जबकि 25 मई को जब बैठक होगी तो इस दौरान पूर्णिया, सारण, दरभंगा, कोसी और भागलपुर प्रमंडलों पर बातचीत होगी। बैठक में क्षतिग्रस्त बांध, सड़क, पुल, पुलिया, डायवर्जन, आहर और पईन आदि की समीक्षा होगी। औरंगाबाद में 4 दिनों में 3 लोगों की संदेहास्पद मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकों में से एक कृष्णाराम के घर वालों ने शराब पीने की बात कबूल की है। 4 दिन में 3 की मौत। जहरीली शराब से मौत की आशंका। जमीन पर पड़ा शव और लोगों की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि यहां किसी की मौत हुई है, लेकिन ये मौत स्वाभाविक नहीं, संदेहास्पद है। तस्वीरें औरंगाबाद की हैं। मदनपुर के रानीगंज में पहले कृष्णाराम की मौत हुई और अगले ही दिन कृष्णाराम के साले संजय राम की भी मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि दोनों ने शराब पी रखी थी और दोनों की मौत शराब पीने से हुई। लोग का घर में सुबह एक ठो घटना घट गया, मृत्यु हो गया और उनको लाश जलाते जलाते भर में ये भी जाकर शराब पी लिए और शाम होते होते इनको पूरा मुंह से लार चलने लगा। यही पिए हैं रानीगंज में। क्या पिए हुए थे? शराब पिए हैं। लाश किसके जलाने गए थे? लाश जलाने गए थे, हमको बड़ा भैंसुर थे, मांझिल भैंसुर, वो भी शराब पी के डेड कर गई। 18 मई को मदनपुर थाना क्षेत्र के ही सिंधवारा में ट्रैक्टर पलटने से एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उसने भी रानीगंज में ही शराब पी थी। संदिग्ध स्थिति में हुई इन 3 मौतों के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। एसपी ने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच के लिए रानीगंज भेज दिया। दोनों अधिकारियों ने मामले की जांच की। एसपी ने एंटी लिकर टास्क फोर्स के प्रभारी पदाधिकारी सुदर्शन चौधरी और चौकीदार जयराम पासवान को भी निलंबित कर दिया है और शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है। लेकिन असली सच तो तभी सामने आ पाएगा जब कृष्णाराम और संजय राम के विसरा की जांच होगी और रिपोर्ट आएगी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो प्रशासन इन मौतों के पीछे शराब को वजह मानती हो या ना मानती हो, परिजनों के बयान ये जरूर साफ करते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने खोया है उन्होंने शराब पी थी। जब जब ये संदिग्ध मौतें होती हैं तो ये संदिग्ध बनकर ही रह जाती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये संदिग्ध मौत है क्या। ऐसी मौतों में मृतक के परिजन शराब पीने से मौत का दावा करते हैं। परिजनों की तरफ से इसका दावा लगातार किया जाता है कि शराब पीने की वजह से जान चली गई। पुलिस पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कहती नजर आती है और फिर पुलिस प्रशासन जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। जांच रिपोर्ट आने में कई सप्ताह लग जाते हैं। पुलिस कई जगहों पर इसे लेकर ताबड़तोड़ छापेमारियां भी करती है। कुछ शराब माफिया और तस्कर को गिरफ्तार तक किया जाता है, लेकिन असली गुनहगार हर बार बच निकलते हैं। असली गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और इसीलिए सवाल बार बार उठते हैं। फिर संदिग्ध मौतों का मामला एक बार फिर से सामने आ जाता है और फिर इसी तरह की बातें एक बार फिर से दोहराई जाने लगती हैं। चलिए अब जरा ये बताते हैं आपको कि इस साल 2022 की हम बात करें तो इस साल शराब से अब तक कितनी मौतें हुई, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो 22 मई को छपरा में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो जाती है। 4 दिनों में ये 3 लोगों की संदिग्ध मौत। परिजनों का दावा जरूर कि लोगों की शराब पीने से जान गई। 21 मार्च को भागलपुर में आपको याद होगा शराब से 17 लोगों की मौत हो गई थी। 20 मार्च को बांका में शराब से 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 20 मार्च की तारीख मधेपुरा में शराब से 4 लोगों की मौत हो गई। और देखिए तारीख दर तारीख 14 मार्च की बात करें तो सारण में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 13 मार्च को गोपालगंज में शराब से लोगों की मौत हो जाती है और 20 जनवरी सारण में शराब से 16 लोगों की मौत का आंकड़ा जो है वो सामने आता है। ये तारीख दर तारीख आंकड़े बताते हैं कि शराब मिलती भी है, खरीदी भी जाती है, पीते भी हैं और पीने के बाद लोगों की जान चली जाती है। लेकिन प्रशासन का जवाब शराब की मौतों को लेकर
खुलकर कभी सामने नहीं आता। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।